गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, कॉमर्स निर्माण बैच में हम क्लास 11th के लिए स्पेशली अकाउंटेंसी डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्लास है सीए फाउंडेशन के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि 11th का सिलेबस सीए फाउंडेशन में भी रहता है। और ये जो 11th क्लास के लिए है तो सीबीएसई, आरबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए कंप्लीट रहेगा। इस बुक के अंदर मेनली हम डीके गोयल बुक का मैटर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हम स्कोप, ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे और नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और क्लास का कंटेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप लाइक और शेयर करेंगे। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक हम इस बैच में कवर कर रहे हैं और ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे 3 बजे मिलती है। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं। इसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक बैच हमारा डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पर है, जिसमें हम हमारी डीके गोयल बुक का तीनों कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो क्लास है हमारी बहुत ही नॉमिनल फीस पर है, क्लास 12 सीबीएसई के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, इसे जो आज की क्लास है इसमें हम लेक्चर नंबर 5 में ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेखांकन का क्षेत्र या शाखाएं या उप क्षेत्र या प्रकार अपन इसको बोल सकते हैं, ब्रांचेज, सब टाइप्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो डिटेल में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स भी बोल सकते हैं इनको, टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं और इसका जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट निकालना। ठीक है, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी और जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी पर कॉस्ट कितनी आएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल होती है। टैक्स अकाउंटिंग, दो तरह की रिटर्न्स अपन फाइल करते हैं, एक तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और एक जीएसटी रिटर्न भरते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न भी हम यहाँ पर फिल करते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये भी एक इसका टाइप होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बारे में अगर देखें, डायग्राम से समझें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग्स वगैरह तैयार होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्शन का एनालिसिस होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंटरनल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मैनेजमेंट गोल्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। तो उसके लिए अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है। टैक्स अकाउंटिंग में हम जो है टैक्स की रिपोर्ट्स वगैरह फाइनल करते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह अपने को बनानी है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी कि एक बिजनेस ने सोशल के लिए क्या किया है, सोसाइटी के लिए क्या काम किया है, उसका क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट वगैरह पे, तो वो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बच्चों, उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, कंप्लाइंसेज, गैप, आईएफआरएस जो होते हैं। गैप और आईएफआरएस को स्टैंडर्ड्स को यूज करना होता है। गैप और आईएफआरएस का मतलब होता है, इनको अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन तैयार करने का काम होता है। मेन इसका काम होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो होता है, मैनेजरल अकाउंटिंग का जो होता है, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कंट्रोलिंग, वेरिएंस अलाइंसेज, डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड। तो ये फ्यूचर के लिए देखने का काम किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कैलकुलेशन करते हैं, प्रोडक्ट की, सर्विस की कॉस्ट कितनी आई है, ओवरहेड कितने हुए हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, प्रोसेस एंड जॉब कॉस्टिंग कैसे की जाएगी,
इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाएंगी। टैक्स अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो टैक्स अकाउंटिंग में बच्चों हमारा जो है यहाँ पर टैक्स की कंप्लाइंसेज और प्लानिंग्स वगैरह की जाती है, टैक्स के लॉज वगैरह को फॉलो किया जाता है, टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, रिटर्न्स वगैरह प्रिपेयर की जाती है, तो ये काम टैक्स अकाउंटिंग में आता है। ऑडिटिंग के अंदर जो है जो भी अकाउंटिंग हमने की है उन सब की जांच की जाती है, और ये इंफॉर्मेशन जो हमारे को बतानी होती है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में होती है, ये अकाउंटिंग की अदर ब्रांचेज होती है जो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा जो मेन पर्पज होता है, सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल को पूरा करना होता है। देखो आप जानते हैं अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आती है, कल की क्लास में अपन ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन्स का क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनका फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह की जाती है, उसके बाद में एनालिसिस उसके अंदर किया जाता है, और फिर हमारे बुक्स वगैरह को क्लोज किया जाता है। बुक्स वगैरह क्लोज करने के बाद में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम यहाँ पर क्या क्या बनाते हैं, देखो हम सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ये हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं। इसके अंदर हम की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट में होता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग होते हैं, हाउस होल्ड का अलग होता है, बिजनेस का अलग होता है। गोइंग कंसर्न बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, एक्रूअल बेसिस, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और प्रूडेंस, मेटरलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये की पॉइंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। यूजर्स एंड पर्पजेस की बात करते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं उन यूजर्स की अलग अलग डिफरेंट नीड्स होती है, उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। ये जो पूरा ओवरव्यू आता है बच्चों, ये हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब अपन इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समझ लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मतलब हमारी जो अकाउंटिंग की जो ब्रांच होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करना। तो मेन काम हो गया लेखांकन का कि आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आपको बनाना है। ठीक है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का पता लगाना है, बैलेंस शीट बनाकर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है। तो ये जो मेन काम होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही होता है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टी। जो वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उन तक ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं, और उन तक जो है इंफॉर्मेशन हमारी तैयार करनी होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन तैयार होती है वो मैनेजमेंट के लिए, और जो अदर पार्टीज होती है जिनके बारे में अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पर देखेंगे। तो उन सबके लिए हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार की जाती है। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन को अपन बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में बात की जाती है, क्लासिफाइड प्रेस कॉस्ट, कॉस्ट वगैरह वहाँ पर निकाली जाती है, अलोकेशन किया जाता है कॉस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट की जाती है। फिर यहाँ पर की पॉइंट्स जो होते हैं, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है, बेटर प्राइसिंग अपने को लगानी होती है, वेस्ट को रिडक्शन करना होता है। जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल से तो वहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा होता है, उस वेस्टेज को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो ये कौन सी ब्रांच में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी देखी जाती है, मतलब वित्तीय जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, मतलब अलग अलग यहाँ पर हमारे कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, बट अपने को इनका ओवरव्यू ध्यान रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेन काम क्या आता है कि बिजनेस की एक तो टोटल कॉस्ट निकालना होता है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और एक होता है
पर यूनिट कॉस्ट निकालना, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आई है, तो ये चीज हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। और ये सब्जेक्ट जो है आप आगे की जब क्लासेस पढ़ेंगे, सेकंड ईयर वगैरह में आएंगे, बीकॉम सेकंड ईयर में, वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ब्रीफली इसको ध्यान रखना। डिसीजन मेकिंग में काम आती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होता है, बजटरी कंट्रोल में काम आता है। और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस बनाने के काम में आता है। और मेकिंग सपोर्ट के काम में आता है, डिसीजन मेकिंग आती है इसमें। फिक्स्ड कॉस्ट निकाली जाती है, वेरिएबल कॉस्ट निकाली जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाली जाती है। तो ये सारे काम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा होता है, टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का एनालिसिस करते हैं, एडवांस कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि एडवांस कॉस्ट उसकी ज्ञात की जाती है, कॉस्ट का कंट्रोल किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये दो काम होते हैं, प्राइमरी पर्पज और मैनेजमेंट सपोर्ट। ये दो काम इसके अंदर आते हैं। अब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन देखें तो मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस ने जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, जैसे मान लो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक होटल कंपनी है, एक हॉस्पिटल है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो पर हेड कितनी अपने को चार्ज लेना है, तो वो टोटल कॉस्ट भी निकालनी होती है और पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी होती है। तो कॉस्ट निकालने का काम जो होता है वो लागत लेखांकन के अंदर किया जाता है। इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द कॉस्ट इन एडवांस। इसके अंदर कॉस्ट का एडवांस एस्टिमेशन भी किया जाता है। मैनेजमेंट को हेल्प होती है इसके लिए, लागत के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, यानी कॉस्ट के ऊपर हम कड़ा नियंत्रण रख सकते हैं। हम पहले से अनुमान भी लगा सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसकी फ्यूचर में कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम जो है वहाँ पर जो भी जरूरी काम होते हैं वो सारे कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन काम होता है वो इंटरनल मैनेजर्स का होता है, फॉरवर्ड लुकिंग का होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, मतलब बिजनेस के लिए रणनीति बनाने का काम होता है। इंटरनल यूज, जो डेटा होते हैं वो इंटरनल यूज करते हैं उनका। प्लानिंग और बजटिंग का काम होता है, कॉस्टिंग का होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यानी कि फ्यूचर में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, प्राइस कितनी रखनी है, मेक और बाय, अपने को प्रोडक्ट बनाना है या खुद को, या फिर हमें जो है खरीदना चाहिए, खरीद कर बेचना चाहिए या बनाकर बेचना चाहिए, ऐसा हम डिसाइड करते हैं। बजटिंग टाइप्स, हमारा जो बिजनेस का बजट का टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, हम कैपिटल कितने लगाएंगे, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे वेरिएंसेस कितने आ रहे हैं, कि हमने कितना एक्सपेक्टेड किया था कि हमारा इतना प्रॉफिट होगा और एक्चुअल में कितना हो रहा है। तो ये सारा काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ होती है, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होती है, और कॉस्ट का रिडक्शन करने का काम किया जाता है। तो ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसको डिटेल में आगे की जब हम क्लासेस पढ़ते हैं वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट accounting information in such a way to assist management in planning and controlling the operations of a business। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से तैयार करता है ताकि मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, बिजनेस के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायता होती है। तो मैनेजमेंट को हेल्प पहुंचाने का काम जो है अकाउंटिंग का ही होता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेज वेरियस टेक्निक्स। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं अकाउंटिंग डेटा को मोर यूजफुल बनाने के लिए, ताकि मैनेजर अच्छे से डिसीजन ले सके। दिस टेक्निक्स के अंदर हम रेशो एनालिसिस की बात करते हैं, बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम आती है। इसके बाद में आता है बच्चों टैक्स अकाउंटिंग। देखिए टैक्स अकाउंटिंग की अगर अपन बात करें तो टैक्स अकाउंटिंग में आपका एक तो टैक्स का रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पर तैयार किया जाता है कि इनकम टैक्स अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या रहेगा, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इस टैक्स के पर्पज के लिए हमें क्या अकाउंटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें टैक्स अकाउंटिंग में आती है। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर डेटा उसको अपन कलेक्ट करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स की लाइबिलिटी कितनी है, कितना हमें टैक्स पे करना है, रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स निकाला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स निकाला जाता है। तो टैक्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उन टाइप्स के अकॉर्डिंग टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल की जाती है।
सबसे बड़ा जो टैक्स आता है वो इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स के अंदर जो है हमारे 5 हेड से इनकम आती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, ठीक है, अदर इनकम। ये सारी इनकम्स को हम हेड कर टोटल करते हैं और उन सबका जो है टैक्स वगैरह निकालने का काम करते हैं। और ये अलग अलग रिटर्न्स होती है, इन रिटर्न्स को हमें फाइल करना होता है। इनके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट अकाउंटिंग की जो टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी है उसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग वहाँ पर करनी होती है। तो प्रॉपर डेटा हमें तैयार करना होगा। तो ये जो इनकम टैक्स का डेटा भी जो तैयार किया जाएगा वो हमारी अकाउंटिंग के थ्रू ही तैयार किया जाएगा। फिर आपकी जो जीएसटी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी रिटर्न्स वगैरह कितनी फाइल करनी है। तो ये ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा CGST, SGST, IGST किस तरह से कैलकुलेट होगा, जीएसटी क्या होती है, जीएसटी आउटपुट क्या होती है, जीएसटी इनपुट क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, जीएसटी वाले सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस। तो जीएसटी और इनकम टैक्स ये टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पजेज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। यानी कि जिस ब्रांच में हम टैक्स पर्पज के लिए अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। इनकम टैक्स और जीएसटी इसके अंदर हम कंप्यूट करते हैं। तो जिसके अंदर जिस ब्रांच में हमें इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करनी हो वो हमारी कौन सी ब्रांच होती है, टैक्स अकाउंटिंग। ये लेखांकन की एक ब्रांच होती है। अब इसके बाद में आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस जो काम करता है वो सोसाइटी में रहकर काम करता है। तो सोसाइटी के लिए एक बिजनेस ने क्या काम किया है, सोसाइटी को किस तरह से फायदा पहुंचाया है, वो जो बात हम डिस्कस करते हैं वो इस अकाउंटिंग में करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर हमने क्या काम किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। अ मॉडर्न डेफिनेशन एंड स्कोप बियॉन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। मतलब सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण के लिए एक बिजनेस किस तरह से सहायता करता है, वेस्ट का रिडक्शन कैसे करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करता है, कार्बन फुटप्रिंट कैसे निकालता है, ठीक है। तो मतलब एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इस तरह के काम एक बिजनेस को करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज का उसने किस तरह से यूज किया है, मतलब जो है जो भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्रॉपर उनकी हेल्थ सेफ्टी होनी चाहिए, एजुकेशन उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आती है। अब अपन इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देखते हैं। द सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। मतलब एक सोसाइटी जो होती है एक बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करती है, जिसके बिना कोई भी बिजनेस स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्यवसाय को भी समाज के लिए कुछ काम करना होता है, बिजनेस को भी समाज के लिए कुछ काम करना होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या काम बिजनेस ने किया है उन सबके लिए रिपोर्ट तैयार की जाती है। देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटीज विच रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइजेस ने सोसाइटी के लिए क्या काम किया है, उन सब की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट तैयार करने का काम इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर होता है। समाज के प्रति समाज जो व्यवसाय है उसका क्या योगदान किया गया है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोसेस होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सोसाइटी टू द बिजनेस टू द सोसाइटी। मतलब एक बिजनेस ने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका कम्युनिक मेजरिंग किया जाता है और उनका कम्युनिकेशन किया जाता है। The contribution of a business to the society consists of providing employment to underprivileged, यानी कि जो वंचित वर्ग होते हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करवाया, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए फाइनेंशियल और मानवीय सहायता दी गई है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया गया है, मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। यानी कि उनको जो है लोगों को जो हम प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं वो ड्यूरेबिलिटी वाला होना चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और ग्राहकों को वहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हमने की है या नहीं की है, इन सब की अकाउंटिंग करनी होती है और वो सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में किया जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर टेक्निक्स होती हैं, हैव डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी। सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में इन योगदानों की लागत और समाज को होने वाले लाभ को मापने के लिए विभिन्न टेक्निक्स का यहाँ पर जो है विकास किया गया है। और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट्स हैज बिकम
सो वास्ट, मतलब सोशल अकाउंटिंग जो है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है और ये इतना विस्तृत हो चुका है कि जो है नए एरियाज में भी उनकी डिमांड बढ़ रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग हैज ऑल्सो गेन प्रोमिनेंस। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए एक बार चार्ट कर चलिए। देखिए बच्चों, नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टेप्स। इसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, मेजरमेंट किया जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा, फिर कम्युनिकेशन किया जाएगा। इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी और इंटरेस्टेड यूजर्स की बात होगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग की जो नेचर होता है उसमें क्या पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी कि जो वित्तीय लेखांक लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, मेजरमेंट होगा, रिकॉर्डिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा। बिजनेस के बारे में बात होगी, संगठन के बारे में और इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात। सबसे पहले अपन बात करें आर्थिक घटना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स। अकाउंटिंग जो है केवल इकोनॉमिक इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करता है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज अ ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी ऐसा कोई भी इवेंट या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी के रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं, वो वही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, इकोनॉमिक इवेंट होता है, और उसे ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है इट मीन्स डिटरमाइनिंग द व्हाट ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करने हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं और जो बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, उनका पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद में होता है उनका मेजरमेंट किया जाता है। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, यानी उनका मनी के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। मौद्रिक इकाइयों के रूप में उनका मापना होता है, मेजरमेंट होता है, उसके बाद उनको रिकॉर्ड करने का काम। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सम स्पेसिफाइड रूल्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है उनको डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रांजेक्शन्स को कुछ नियमों के आधार पर रिकॉर्ड करने का ये जो है एक आर्ट होती है, लेखांकन। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन्स को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। इसके बाद में कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हमने तैयार किए हैं उनका कम्युनिकेशन किया जाता है मैनेजमेंट को और अदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है जिसका ओनर एक ही पर्सन होता है। पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकता है, या अदर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है। कोई बिजनेस संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब आते हैं। इसके बाद में है बच्चों लास्ट पॉइंट हमारा, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर में बी दे में बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स जिसके अंदर हम पोटेंशियल यूजर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, लेबर यूनियंस होती है, टैक्स अथॉरिटीज होती है और कस्टमर्स होते हैं। तो ये सब के बारे में अपन जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन्हीं के ऊपर रहेगा कि जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है और कौन सी इंफॉर्मेशन को वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ये अपनी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और क्लासेस को आप कंटिन्यू देखें और अपना चैप्टर कंप्लीट करते रहें। एक या दो क्लास इस चैप्टर की और रहेगी, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।